13 साल की लड़की जो घर घर जाकर काम करती थी, लेकिन उसको ये गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती थी अमीर बनना, और अमीर बनने के लिए महज 13 साल की लड़की एक ऐसी खौफनाक वारदात को, ऐसा मास्टरमाइंड तरीके से एक प्लानिंग को अंजाम देती है जिसमें वो 80 साल के बुजुर्ग की हत्या करती है और उसके बाद वहाँ से लाखों रुपए का सोना जेवर लूट कर फरार हो जाती है। और जब पुलिस उसको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, और जो कहानी वो बताती है कि कैसे उसने जिस घर में वो काम करती थी वहाँ पर लूट की प्लानिंग को उसने अंजाम दिया, कैसे हत्या की, पूरी कहानी को जब पुलिस सुनती है तो पुलिस वालों के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि 13 साल की लड़की एक इतनी खौफनाक मास्टरमाइंड तरीके से प्लानिंग कर कर उस घटना को अंजाम भी दे दी। जब आप पूरी घटना को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। वहाँ का एक लोनी थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक उत्तरांचल कॉलोनी है। उसी कॉलोनी से पुलिस को फोन आता है कि यहाँ पर रहने वाले रमेश चंद, उनकी घर में घुसकर किसी ने हत्या कर दी है। फौरन लोनी पुलिस थाना मौके पर पहुँचती है और जब घर पर पहुँचती है तो उनके दो बेटे बताते हैं कि हम घर से बाहर थे, जब हम नौकरी से, जॉब से वापस आए तो हमने देखा कि पिता घर का अपना जो रूम है वहाँ पर पड़े हुए थे। उनके गले पर किसी ने गले को काट दिया है, सीने पर चाकू के से हमले किए हैं और सर पर भी मतलब खून निकल रहा था, और कोई लूटपाट कर कर यहाँ से फरार हो गया है। अब पुलिस जानकारी जुटाने में लग जाती है और ये जो रमेश चंद्र शर्मा थे, इनकी उम्र लगभग 80 साल थी। इनका बेटा विकास और गौरव, ये दोनों घर से बाहर गए हुए थे। अब पुलिस जानकारी में लगती है कि कौन घर पर आया। जाहिर सी बात थी कि घर में कोई आया, उसने लूटपाट की तो ज़रूर कोई जान पहचान का इंसान ही आया होगा कि उसको पता होगा कि बेटे कब बाहर रहते हैं और किस टाइम पर अंदर आते हैं, तो इसीलिए घर के ही इंसान ने लूटपाट की। पुलिस छानबीन में लगी रहती है। पहला दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है और ऐसे कर कर 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 मई लग जाता है। पुलिस के हाथ पूरे खाली थे। पुलिस इधर उधर हाथ मार रही थी कि कैसे भी कर कर कातिलों के बारे में कुछ पता चल सके। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरास देखती है तो उसमें 3 लोग जाते हुए पुलिस को दिखते हैं, जिसमें 2 मर्द थे और एक बच्ची थी, मतलब छोटी सी लड़की। क्योंकि पुलिस घर के बाहर कोई कैमरा नहीं था, दूर के कैमरे पुलिस ने चेक किए थे, तो पुलिस को लगता है कि शायद ये लोग नॉर्मल लोग होंगे जो जा रहे होंगे। लेकिन इसी बीच जब पुलिस सब लोगों से मतलब पूछताछ कर रही होती है, सब लोगों के बारे में पता कर रही होती है, तो पुलिस उन लोगों से पूछती है कि घर में कौन कौन आता था। तो जो बेटे थे वो बताते हैं घर में एक महिला आती थी काम करने के लिए जिसका नाम रेखा है। तो पुलिस रेखा को कॉल करती है लेकिन रेखा का फ़ोन स्विच ऑफ। अब पुलिस का शक रेखा के ऊपर जाता है। वहीं जब बेटों से पूछा जाता है तो बेटे बताते हैं कि रेखा ने यह बताया था कि उसके पति की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। वहीं पुलिस का शक अब रेखा के ऊपर था कि नंबर आखिर क्यों स्विच ऑफ। पुलिस रेखा के घर पर पहुंचती है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं मिलती। पुलिस रेखा के घर के गेट के जो ताला था उसको तोड़कर अंदर जाती है और वहां पर पुलिस को चांदी की अंगूठी और कुछ जेवरात मिलते हैं। और जो जेवरात थे वो वहीं रमेश चंद के घर से चोरी हुए जेवरात थे। अब पुलिस का शक रेखा के ऊपर पहले से ही था, अब यकीन में बदल चुका था और फौरन जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जो पुलिस ने देखी थी वो रिकॉर्डिंग दोबारा दिखाई जाती है और जो दिखाते हैं वो गौरव और विकास बेटों को दिखाई जाती है। पूछते हैं कि देखना पहचानना ये कौन है, और जब पता चलता है कि जो उसमें शख्स चल रहा है वो रेखा का पति आनंद है और जो बच्ची चल रही है वो रेखा की बेटी निशा है, जो घर पर पहले काम करने के लिए आती थी लेकिन अब नहीं आती थी। अब पुलिस को क्लियर हो चुका था। पुलिस चारों तरफ ढूंढती फिरती है और 4 मई को जो रेखा का पति था आनंद, उसको मुठभेड़ में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके पैर में गोली लगती है। वहीं जो साथ में लड़का था उसको गिरफ्तार किया जाता है, रेखा की बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाती है, क्योंकि बड़ी हैरत की बात ये थी कि जो घटना को अंजाम दिया गया था उसमें आनंद था, उसके साथ उसका भांजा था, लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि आनंद के साथ उसकी 13 साल की बेटी थी। भला लूटपाट में, हत्या में 13 साल की बेटी का क्या काम। जब इस घटना को आनंद से पूछा जाता है कि आखिर तुमने घटना को क्यों, कैसे अंजाम दिया, प्लानिंग तुमने कैसे रची, तो घटना शुरुआत से आनंद बताता है क्या 12 जनवरी की बात है कि उसने अपनी बेटी को, ये जो रमेश चंद्र थे
रमेश चंद्र शर्मा इनके घर पर काम के लिए लगाया था। बेटी इनके घर पर साफ सफाई का काम करती थी, बर्तन धोना ये सब कुछ करती थी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन आज से 2-3 महीने पहले की बात है कि बेटी ने, जब बेटी घर पर कुछ काम कर रही थी तो उसने तिजोरी में बहुत सारे पैसे रखे हुए देखे, मोटी मोटी गड्डियां देखी और वहां से उसने 2000 रुपये चुरा लिए। चुराने के बाद वो घर पर आ गई। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और उसके बाद वो फिर से 2000 रुपये चुरा लेती है। लेकिन दूसरी बार जब वो पैसे चुराती है तो वो पकड़ी जाती है, क्योंकि पैसे कम होते हैं और घर में जब बातचीत होती है तो पता चलता है क्या मतलब पैसे कम हुए हैं। और जब बेटी से पूछा जाता है तो वो डर की वजह से बता देती है कि हाँ उसी ने पैसे चुराए थे और वो पकड़ी जाती है। उसके बाद जो रमेश चंद्र शर्मा थे ये उसको काफ़ी चिल्लाते हैं और गौरव और जो उसके दोनों बेटे थे वो बेटी को काम पे से हटा देते हैं कि तू चोर है, तू काम नहीं करेगी। जब ये बात मुझे पता चलती है तो मैं अपनी बेटी को डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ और उसके बाद फिर अपनी बेटी की जगह अपनी पत्नी रेखा को वहाँ पर काम के लिए भेज देता हूँ। रेखा वहाँ पर काम करती रहती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहता है। फिर एक दिन मेरी बेटी मुझे बताती है कि पिताजी हम लोग ये गरीबी की ज़िंदगी कब तक काटते रहेंगे, मैं ये गरीबी की ज़िंदगी नहीं काटना चाहती। और आप पूछ रहे थे कि आखिर मैंने वहाँ पर चोरी क्यों की, तो उन्होंने मुझे 2000 रुपये के लिए मारा था, मुझे चिल्लाया था। लेकिन आपको पता है वहाँ पर पैसे कितने सारे थे, इतने सारे पैसे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने सिर्फ 2000 रुपये चुराए। मुझे करना ये था कि मुझे सारे पैसे चुरा लेने थे, मैं फिर भी उतना ही पिटती। और जब बेटी ये बात अपने पिता को समझाती है, वहाँ पर उसका मेरा भाई भी बैठा हुआ था, तो उसके भी दिमाग में आ जाती है। तो पिता से बोलती है कि पिताजी मुझे आप वहाँ पर ले चलो, मुझे तिजोरी पता है, उसको खोलने का तरीका पता है। अगर मैं वहाँ पर चली गई तो मैं सारे पैसे चुरा लाऊंगी और हम लोग गरीबी से निकल जाएंगे। अब जब पिता ये बात सुनता है तो पिता बोलता है कि हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे। तो बेटी बताती है कि देखो जो दोनों उनके बेटे हैं वो शाम के 7-8 बजे के टाइम पर चले जाते हैं और उसमें जो विकास है वो ड्यूटी पर कम जाता है, इसलिए उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये आनंद था, ये तैयार हो जाता है। वहीं जो मेरा भाई था वो भी तैयार, और ये लगभग 5 दिनों तक रैकी करते हैं। ये देखते हैं कि कब दोनों बेटे बाहर जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं। वहीं जो एक बेटा था उसकी तबीयत ख़राब थी और रेखा ये बात आकर बताती है अपने पति को, क्या छोटे वाले बेटे की तबीयत ख़राब है इसलिए वो ड्यूटी वगैरह पर नहीं जा रहा है, न जॉब पर जा रहा है, वो घर पर है। और ये लोग बाहर से रैकी बराबर करते रहते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और 5 दिनों की रैकी के बाद आखिर में इनको मौका पड़ता है। मौका पड़ने के बाद साथ में मेरा भाई, पिता और जो ये निशा थी ये अपने पिता के साथ में थी। और मतलब ये तीनों मिलकर, मतलब आप सोच कर देखिए 13 साल की बेटी अपने पिता के साथ रैकी करने के बाद चोरी करने पहुंची। और वो बताती है कि इस दीवार से जब हम चढ़कर अंदर जाएंगे, क्योंकि उसे पूरा रास्ता पता था, तो सबसे पहले पिता उसको दीवार से चढ़ाता है, फिर पिता चढ़ता है, फिर उसका मेरा भाई पीयूष चढ़ता है। ये तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर पहुंचने के बाद ये उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर लॉकर था। उस लॉकर को ये निशा खोलती है। खोलने के बाद उसमें जो पैसे थे, पैसे उस दिन कम थे, शायद पैसे बेटा ले गया था, तो 1-1.5 लाख रुपये निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर निशा बोलती है कि एक तिजोरी और है और वो इनके पिता रमेश चंद के कमरे में है, वहाँ पर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि रमेश चंद की आँख खुल जाए। तो ये तीनों कमरे में पहुँचते हैं। कमरे में पहुँचने के बाद तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रमेश चंद की आंख खुल जाती है। फिर रमेश चंद्र से चाबी मांगते हैं, लेकिन रमेश चंद मना करते हैं, चीखने पुकारने लगते हैं। और इसी बात पर जो निशा थी उसके हाथ में एक लोहे की सरिया, मतलब वो लेकर अंदर गई थी, और वो सरिया रमेश चंद के सर पर मार देती है। फिर ये जो पिता था वो चाकू मारता है और जो पीयूष था वो भी मारता है, और ये तीनों मिलकर रमेश चंद की हत्या कर देते हैं। और फिर कमरे में से जो भी रमेश चंद की पत्नी का जेवर था, जो पैसे थे, सब निकालते हैं और सब बीन बटोर कर निकल जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। इनको पता था कि शायद इनको पुलिस ढूंढती हुई आ सकती है, इसलिए ये लोग यहाँ से फरार हो चुके थे, दूसरी जगह पहुँच चुके थे। और इन पर लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का पूरा मामला सेट हो चुका था गोल्ड वोल्ड मिलाने के बाद, और इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल। पिता आनंद का कहना था कि उसकी बेटी ने सब कुछ बड़ी प्लानिंग से हैंडल करवाया था, उसमें तो इतनी अकल भी नहीं थी कि इतना सब कुछ कर लेता।
उसी की बेटी मास्टरमाइंड थी और उसी की बेटी ने उसे उकसाया था कि चोरी में शामिल हो जाए। हमारी बेटी ने हमें चोरी में शामिल किया। भैया हमें तो कुछ नहीं पता था। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस हैरान। वहीं पुलिस ने निशा को बाल सुधार भेज दिया। लेकिन सोच कर देखिए कि 13 साल की निशा ने इतनी खौफनाक घटनाओं को अंजाम दे दिया, उसकी आंखों में ज़रा सा डर नहीं आया। जब ये लड़की बड़ी होगी तो फिर ये क्या करेगी? अभी तो फिलहाल में निशा बाल सुधार में है। बेचारे रमेश चंद की जो बेचारे बूढ़े बाड़े थे उनकी हत्या हो गई। बेटों का रोते रोते बुरा हाल है। और जिसने भी इस घटना को सुना वो हैरान हो गए। और इस घटना को मैंने आपको इसलिए बताया कि इस टाइम पर हर कोई नौकरानियों से काम करवाने पर लगा हुआ है, अपने घर पर नौकरानियों को बुलाता है। तो सोच कर देखिए, मतलब थोड़ा सा सोच समझ कर देखिए कि अगर आप किसी नौकरानी को घर पर बुलाते हैं तो उसमें कितना सही है, कितना गलत है, और आपके साथ भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।